हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न। हिंदी साहित्य में मैंने कल आप लोगों को 50 प्रश्नों की श्रृंखला दी थी। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है, प्रश्न बहुत अच्छे मैंने उठाया हुआ है जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ही देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप के बारे में बात कर रहा है। तो कैसा है? तो कैसा होगा? खड़ी बोली होगी, यानी बोलने चालने वालों की भाषा कैसी है? खड़ी बोली में है। अगला है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वरों की संख्या है 11। व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो 33 होती हैं। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला में अगला पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो 2 भागों में है। 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ऐसे ही करके 5 वर्ग हैं जिसमें 5 वर्डों की संख्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हैं। अगला है, छ वर्ण किसके योग से बना है? का और सा से बना है। छ तरंग, जो छ तरंग होगा उसी के बारे में बात कर रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में अगर पूछता है तो 33 व्यंजनों की संख्या मानी जाती है। कितनी? 33 व्यंजनों की। अगला प्रश्न है, सूर्यदास का काव्य किस भाषा में है? तो ये तो प्रश्न रिपीटेड आ गया, कोई बात नहीं, ब्रज भाषा में। हिंदी साहित्य सबसे सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कल मैंने हिंदी सूर्यदास के बताया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये प्रश्न रिपीटेड आ गया है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 18 बोलियां थी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। अगला है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप माना जाता है। अगला पॉइंट होगा, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो आर्य भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? आर्य भाषा में लिखे गए हैं। अगला पॉइंट होगा, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो विद्यापति की रचना है, किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखा गई है। मैथिली कहाँ की भाषा है? बिहार की भाषा है। अगला है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। तो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राज्य भाषा। अगला है, जाटू किस बोली का उपनाम है? तो जाटू बांगरू बोली का उपनाम है, जो कहाँ की बोली जाती है? हरियाणा के आसपास क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषा है बांगरू भाषा है। अगला है, एक मनई के दू बेटुए रहनी, यह अवतरण हिंदी के किस बोली के अंतर्गत आता है? तो भोजपुरी के अंतर्गत आता है। किसके? भोजपुरी के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक है नहुस। कौन सा है? नहुस है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी कैसी थी? सधुक्कड़ी कही थी। और कबीरदास के बारे में क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी के भी नाम से जाने जाते हैं कबीरदास जी। अगला है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर होंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है?
यह है रामविलास शर्मा का कथन। किसका? रामविलास शर्मा का है। अगला है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है? सब मैंने बहुत रटवाया इसको, हर बार बताते रहते हैं कि पहला कांड कौन सा होगा। बालकांड होगा, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा होगा अरण्य कांड होगा, चौथा होगा क्या कि जब किष्किंधा से मिले थे, उससे मिले थे, सुग्रीव से मिले थे, किष्किंधा कांड है। पांचवा कांड होगा क्या? सुंदर कांड है। छठा कांड है जब लंका कांड होगा। और सातवां कांड होगा उत्तर कांड, जब वापस आए थे। तो ये हो गया। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा है। अगला गीत गोविंद किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किसकी? जयदेव की है रचना गीत गोविंद। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है तुलसीदास जी को। किसको? तुलसीदास जी को कहा जाता है। अगला है इंद्रपति किसे कहा जाता है? तो विष्णु भगवान को कहा जाता है इंद्रपति। अगला पॉइंट होगा पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र पहले है किसका ये जान लीजिए। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। किसकी है? विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। कहानी संग्रह है ये। क्या है? कहानी संग्रह है। आगे के प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ाते हैं। यहाँ से होगा हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्न। तो कितने प्रश्न होंगे इसमें? तो हिंदी व्याकरण में भी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज इसमें मैंने थोड़ा सा प्रश्न डाल दिया है हिंदी व्याकरण के। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा अंक आहा वर्ण अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला होगा हंस में लगा, जो हंस में लगा होता है पद चिन्ह के बारे में बात कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या? अनुस्वार कहेंगे। चांद पर जो लिखा जाता है, चांद पर जो चिन्ह लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक के व्यंजन कहते हैं। चांद चाँद तो कहेंगे नहीं, चांद कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक लगा होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगला पॉइंट होगा जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या? तत्सम कहते हैं। अगला है कार्य के होने का बोध कराने वाला। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्या? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु होता है। अगला पॉइंट होगा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? श्लिष्ट होती हैं। कौन सी विभक्ति होगी? श्लिष्ट होगी। अगला है हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में कारकों की संख्या 7 होती है। संबोधन को कारक नहीं माना जाता संस्कृत में। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा शब्द की पूछ रहा है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होगी? तो संज्ञा होगी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी है? आइए जान। कौन कौन सी है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कितनी हो गई? 5 हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगला है वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? अगला प्रश्न रखा गया है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद? 6 भेद। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खाना, रोना,
बैठना आदि क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। यानी कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे उसके बारे में चलना, रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, घूमना, ये सब क्या होगी? क्रिया कहलाती है। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला है प्रश्न, काल कितने होते हैं? तो कालों की संख्या होती है 3। कौन कौन सी? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यकाल होता है। 3 प्रकार के काल होते हैं। अगला प्रश्न है, सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सा व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु। कौन सा है? तालु होता है। अगला है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वा वर्ण का उच्चारण स्थान होगा दंत प्लस होष्ठ बराबर दंतोष्ठ। उसे क्या कहेंगे? वा वर्ण का उच्चारण स्थान। अगला पॉइंट है, अंगा उच्चारण स्थान क्या होगा? अड़ा। अंगा के बारे में कह रहा है, क्या होगा? कंठ तालु से होता है। का वर्ग उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा होगा? कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन से व्यंजन के अंतर्गत? कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये रहे कुछ प्रश्न आज किसके? व्याकरण के भी। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। चैनल अगर पसंद आता है, प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।